चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और इसके थर्ड टेस्ट के जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उसमें आते हैं सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है ना, क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। देन बायोसेफ्टी इश्यूज जिसमें आता है बायोपायरेसी, और पेटेंट्स जो बायो की फील्ड में ग्रांट किए जाते हैं उनको बायो पेटेंट्स कहते हैं। तो आइए इस वीडियो की हेल्प से इन टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। किसी भी एनिमल के डीएनए में अगर कोई फॉरेन जीन या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन्स एडप्ट कर दी जाएं तो वो बन जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, एनिमल हुज जीनोम हैज बीन ऑल्टर्ड, क्योंकि आपने डीएनए ऐड किया तो ऑल्टरेशन हो गया। एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक कैटल, ट्रांसजेनिक माइस जो कि सबसे ज्यादा है 90%, और भी इसके बाद बहुत सारे आते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जब बन जाते हैं तो उस पर वो वर्क किया जाता है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, चाहे वो रिलेटेड हो ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स की स्टडी को लेकर के, राइट। सबसे पहली बात क्या हो गई, ग्रोथ फैक्टर, या फिर ह्यूमंस में जो डिजीज हो रही हैं उनकी स्टडी और क्योर फाइंड करने के लिए हो, तो नंबर 2 बन जाता है डिजीज स्टडी। थर्ड है ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होंगे, वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में डेवलप किए जा सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लस जो वैक्सीन्स बनती हैं उनकी सेफ्टी टेस्ट हो सकती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर, और वैक्सीन सेफ्टी के साथ साथ जो भी ड्रग्स बनते हैं, ठीक है, रिमेंबर जो भी ड्रग्स बनते हैं उनकी सेफ्टी टेस्ट हो सकती है। इसको केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग कहते हैं या इसको टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे यूजेस हैं, प्लस कुछ ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स भी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन वेलफेयर में आते हैं। सबसे पहले देखिए नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू स्टडी नॉर्मल वर्किंग ऑफ जीन्स इन नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ऑल्सो यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कि इसका क्या इफेक्ट है ऑर्गेनिज्म पर। प्लस जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज वो भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, और फिर उनके इफेक्ट्स को स्टडी किया जा सकता है कि उनका क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। देन स्टडी ऑफ डिजीजेस। ट्रांसजेनिक एनिमल ये बन जाते हैं मॉडल्स जब हम इन पर स्टडी करते हैं, और बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स आजकल यूज हो रहे हैं सो दैट हम क्योर फाइंड कर सकें बहुत हार्मफुल डिजीजेस के लिए, जैसे कि है कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जाइमर्स। फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट बनाया गया जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, और इसका यूज होता है एम्फिसीमा को ट्रीट करने के लिए, जो सिगरेट स्मोकिंग से प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है और एल्विलाई की प्रॉब्लम है, एल्विलाई से रिलेटेड है। देन एक काव बनाई गई 1997 में, ट्रांसजेनिक काव जिसका नाम है रोजी, और इसका जो मिल्क है वो नॉर्मल या नेचुरल काव मिल्क से बेटर है ह्यूमन बेबीज के लिए, क्योंकि इसके मिल्क में 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन मिल्क प्रोटीन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, जो नेचुरल काव मिल्क से बेटर है, बट मदर मिल्क से बेटर नहीं है। ठीक है ना। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली ए बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काव मिल्क। देन वैक्सीन सेफ्टी। जो भी वैक्सीन डेवलप होती है उसको पहले एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है। वैक्सीन सेफ्टी मींस के वैक्सीन देने के बाद डिजीज कितनी कम होगी या नहीं होगी, दैट इज सेफ्टी। Animals are being developed for use in testing the safety of vaccine before they are used on human. Transgenic mice are being used to test the safety of polio vaccine. और presently even monkeys are being used. अगर माइस रिलायबल हुआ और पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तो पहले जो मंकीज पर यूज होता था वो रिप्लेस हो जाएगा माइस पर। If mice proven to be safe, then in the years to come they will replace the use of monkeys. देन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जिसको टॉक्सिसिटी टेस्टिंग कहते हैं।
toxicity safety testing. Some transgenic animals carry genes that make them more sensitive to toxic substance than non-transgenic animal. और फिर क्या होगा, they are exposed to toxic substance और जो इफेक्ट्स हैं वो स्टडी किए जाते हैं. तो it will help to save time and obtain results in less time. फास्ट रिजल्ट मिलेंगे. और ये देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला था अभी वीडियो में, ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, various microorganisms, particularly bacteria, have been modified through genetic engineering to meet specific needs. जैसे एग्जाम्पल है Pseudomonas putida. ठीक, इसका यूज हो रहा है डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल स्पिल्स में. और फिर निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, हम जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया क्रॉप इंप्रूवमेंट और ई कोलाई मेडिसिन में यूज हो रहा है. ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे बनाए जा सकते हैं. हम जानते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन चाहिए. उस डिजायर्ड जीन को हम वेक्टर डीएनए के साथ ऐड करेंगे लाइगेज एंजाइम से, तो बनेगा रिकम्बिनेंट डीएनए. फिर वो रिकम्बिनेंट डीएनए एक्चुअली जाएगा डिजायर्ड होस्ट में, वही डिजायर्ड होस्ट कहलाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल. और फिर जब वो जीन हमने भेजी थी डिजायर्ड जीन, वो एक्सप्रेस करेगी. जीन एक्सप्रेशन मींस डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना. तो हमको डिजायर्ड प्रोटीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल में मिलेंगे. आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डिजायरेबल जीन, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, इंसर्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू वेक्टर, और फिर दोनों को लाइगेज एंजाइम से, डीएनए लाइगेज एंजाइम से ज्वाइन किया जाएगा तो बनेगा रिकम्बिनेंट डीएनए. इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर इनटू द सेल, टिश्यू और एम्ब्रियो, और फिर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन इन द ट्रांसजेनिक एनिमल. अब यहां पर आपको दो मेथड्स दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट मेथड में देखिए क्या किया, यहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स थी. ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए एडअप किया गया, फिर यहां से ट्रांसफॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को सिलेक्ट किया गया जिनमें डिजायर्ड जीन थी, और फिर वो इंजेक्ट कर दी गई ब्लास्टोसिस्ट में जो अर्ली एम्ब्रियो है, और फिर इसको फॉस्टर मदर के यूट्रस में इंप्लांट कर दिया जाता है. सेकेंड मेथड, यहां पर हम देख सकते हैं फर्टिलाइज एग है, दो प्रोन्यूक्लियाई हैं, डिजायर्ड जीन विद वेक्टर इज इंजेक्टेड और फिर इसको इंप्लांट किया जाएगा यूट्रस में. अब ये मदर एक्सप्रेस करेगी इसको, फॉस्टर मदर, टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को क्रॉस किया जाएगा. ठीक है, जब टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स क्रॉस होते हैं तो इनके रिजल्ट में हम जानते हैं हमको एक होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा, दो हेट्रोजाइगस मिलेंगे और एक होमोजाइगस रेसेसिव मिलेगा. तो जो भी हमारा डिजायरेबल होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा उसको हम यहां से आइसोलेट कर लेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/4 और हम कह सकते हैं 25%. ठीक है, आइए इसको देखते हैं. रिकम्बिनेंट डीएनए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में जा रहा है. सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म एम्ब्रियोनिक सेल्स कंटेनिंग डिजायर्ड जीन, इंजेक्ट ट्रांसफॉर्म एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनटू इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि इनर सेल मास से ही एम्ब्रियो प्रॉपर बनता है, हम जानते हैं इस बात को. ट्रांसफॉर्म एम्ब्रियोनिक सेल्स आ गई, इनर सेल मास आ गया ब्लास्टोसिस्ट का. Second, injecting DNA into oocyte or 1 to 2 celled embryos taken from female mice. After injecting DNA, the embryo is implanted into the uterus of receptive female, जो foster mother है. Desired gene with vector, implant into the uterus. Offspring testing for transgene. Mate two heterozygous offsprings and screen their offspring for homozygous transgenic strain. That will have 1/4 probability, 25% chances होंगे. Stem cells क्या होती हैं? Undifferentiated cells. These are undifferentiated cells that can develop into any type of tissue and perform a specialized function. Stem cells can be obtained from bone marrow, umbilical cord, inner cell mass of embryos and amniotic fluid. इसके बाद मूव करते हैं एथिकल इश्यूज पर. एथिक्स क्या है? एथिक्स होते हैं एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो एक कम्युनिटी फॉलो करती है टू लिव. ठीक है, और बायो एथिक्स ये कहते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक फैक्ट्री ना बनाएं. हम एक्चुअली प्लांट्स की जीन एनिमल में, एनिमल की जीन माइक्रोब में, माइक्रोब की जीन प्लांट या एनिमल में वी आर ट्रांसफरिंग. तो हम स्पीशीज की इंटीग्रिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम ह्यूमननेस के कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहे हैं. ठीक है,
और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। क्या हैवक क्रिएट करेंगे हमें मालूम नहीं है। द मॉडिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, है ना, ये अंडर सर्वेलेंस सारे वर्क होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस साइंटिस्ट, अदरवाइज इट कैन कॉज हैवक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है गेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये डिसीजन लेती है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विसेज के लिए। बायो पेटेंट, पेटेंट का मीनिंग होता है राइट्स रिजर्व्ड। ये राइट्स होते हैं जो ग्रांट किए जाते हैं किसी भी इन्वेंशन के लिए या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और अगर ये बायो की फील्ड में होंगे तो बायो पेटेंट कहलाते हैं। ए पेटेंट इज द राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर विच प्रिवेंट अदर्स टू मेक कमर्शियल यूज उसके इन्वेंशन का। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पेटेंट लॉज विच आर चेंज विद द एडवेंट ऑफ टाइम। और पेटेंट किस किस लिए ग्रांट किया जाता है? इन्वेंशन के लिए, इंक्लूडिंग ए प्रोडक्ट, या इंप्रूवमेंट किसी इन्वेंशन में, या प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए प्रोडक्ट, और कॉन्सेप्ट या डिजाइन के लिए भी। और इंडिया में जो कंट्रोवर्सीज हैं वो टर्मरिक को लेकर के हैं, नीम को लेकर के हैं, और बासमती को, क्योंकि बासमती तो हमारी अपनी है, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं बासमती की, ठीक है। और इंडिया में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है राइस की, 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन इंडिया। तो इस पर हमको विजिलेंट रहना है। बायोपायरेसी, इसका मीनिंग होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो इंडिजिनस पीपल से लिंक्ड है उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिए बिना उसका यूज करना, दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या बात है कि जो डेवलप वर्ल्ड है वो इकोनॉमिकली बहुत साउंडिंग है लेकिन उनकी बायोडाइवर्सिटी पुअर है, और डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप वर्ल्ड जो है और हमारी जो कंट्री है ये बायोडाइवर्सिटी इसकी बहुत रिच है, ठीक है। तो क्या करते हैं डेवलप वर्ल्ड कि हमारे जो लीगेसी है, ये जो हमारा खजाना है बायोडाइवर्सिटी का, उसको एनकैश करने की कोशिश करते हैं। Industrialized countries are poor in bioresources and traditional knowledge, while developing countries are rich in bioresources. There have been many cases of no proper compensation and benefit sharing between developed and developing countries. Nations are developing laws to prevent unauthorized exploitation of their bioresources or traditional knowledge. Indian Parliament has recently cleared the second amendment of Indian Patent Bill, जो कंसिडर करता है ऐसे इश्यूज को और ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए। देन बायो वॉर, जब कभी भी माइक्रोब्स का यूज होता है ह्यूमन को हार्म करने के लिए, तो वो माइक्रोब कहलाते हैं बायो वेपन, और उनका यूज बन जाता है बायो वॉर। वॉर विच इज फॉट विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूजिंग एज वेपन्स अगेंस्ट ह्यूमन, देयर क्रॉप्स या एनिमल्स, इज कॉल्ड बायो वॉर और बायोलॉजिकल वॉर। बायोवार में वायरसेस, बैक्टीरिया और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं और यही कहलाते हैं बायो वेपन्स, ठीक है। तो इस वीडियो की हेल्प से इस टेस्ट के सिलेबस का अच्छे से आप क्विक रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।